तो चलिए बच्चों, आज हम आपकी व्याकरण की पुस्तक में पाठ पहला भाषा, लिपि और व्याकरण इसे पढ़ेंगे। तो देखते बच्चों, जैसा कि भाषा के बारे में तो हम जानते ही हैं कि भाषा क्या है। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों को अपने एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसका माध्यम कौन है? उसका माध्यम भाषा है। भाषा किसी भी तरह से बोली जा सकती है, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, संस्कृत। हम किसी भी भाषा में अपने विचारों को दूसरे तक प्रकट कर सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो आओ बच्चों, हम पढ़ते हैं भाषा। आपकी पाठ का व्याकरण की पुस्तक में पाठ पहला है ये भाषा। तो आप अपनी किताबें खोल सकते हैं और इसे ध्यान से पढ़िए। समाज में रहकर मनुष्य के मन में भांति भांति के विचार आते हैं तथा अनेक प्रश्न उठते हैं। उन्हें दूसरों के सम्मुख रखकर यह उनका समाधान चाहता है कि जब हम मनुष्य के मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं और यह विचार वह दूसरों तक कैसे पहुंचाता है, किसके माध्यम से पहुंचाता है? भाषा के माध्यम से। इस कार्य के लिए वह भाषा का माध्यम बनाता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन भाषा है। कि हम जब भी कोई सामाजिक व्यवहार कोई भी सामाजिक कार्य करते हैं, तो उस हर चीज़ में क्या है, जो हमारे विचार हैं वे आदान प्रदान होते हैं। हम दूसरे की भाषा को समझते हैं, हमारी वह भाषा, हम दूसरे हमारी भाषा समझते हैं। तो ये क्या है? भाषा का आदान प्रदान है। अपने विचारों को प्रकट करने के अन्य साधन भी हैं। रेलवे में हरी बत्ती या हरी झंडी दिखाकर यह संकेत दिया जाता है कि गाड़ी चले। अब वो कह रहे हैं कि अपने विचारों को हम दूसरे संकेतों द्वारा भी, कोई ज़रूरी नहीं कि हम बोलकर ही अपने विचार दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। हम और भी कई साधन हैं कि हम अपने जो विचार हैं दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। मौखिक भाषा, हम मौखिक भाषा के द्वारा भी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब रेलवे में हरी बत्ती गाड़ी चलानी होती है, तो वह जो गार्ड है वह हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को चलने का संदेश देता है, गाड़ी को चलने का आदेश देता है। कंडक्टर बस को चलाने और रोकने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाता है। चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों द्वारा वाहनों को आने जाने के संकेत देता है। अब चौराहे पर जो सिपाही खड़ा होता है, जो ट्रैफिक पुलिसमैन खड़े होते हैं, वो मुंह से नहीं बोलते, वो अपने विचारों को कैसे हम तक पहुंचाते हैं? इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, और यातायात को नियंत्रित करता है। स्थानीय निकाय अपनी बात कहने के लिए कई तरह के संकेतों और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम भाषा को प्रकट करने के लिए, भाषा का आदान प्रदान करने के लिए कई संकेतों का और चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। इन संकेतों द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है? अब देखते हैं कि इन संकेतों द्वारा हमें क्या संदेश दिया जा रहा है। लेकिन संकेतों, इशारों और चिन्हों को सही अर्थ में भाषा नहीं कह सकते। इतना ही नहीं, भाषा तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव मुख से निकले हों। अब वो बता रहे हैं कि इन संकेतों और इशारों को हम सही रूप से, सही अर्थ में हम भाषा नहीं कह सकते। ठीक है, हमें ये बातें, ये संकेत और चिन्ह समझ में आ जाती हैं, लेकिन इन्हें सही प्रकार से इन्हें भाषा नहीं कह सकते। भाषा वही है जो हमारे मुख से निकले हुए कुछ शब्द हैं, मुख से निकले हुए हमारे जो शब्द होते हैं वे दूसरों को आसानी से समझ आ जाते हैं और हम अपने विचार दूसरों के सम्मुख प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार भाषा में वाणी और अर्थ दोनों आते हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि भाषा सार्थक होती है।
संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, चीनी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर जगह की अपनी अपनी भाषा है। कहीं पे हिंदी बोली जाती है, कहीं पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, राजस्थान में हिंदी या राजस्थानी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी हिंदी भी बोली जाती है, अंग्रेज़ी भी, उर्दू, चीनी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा होती है। भाषा के रूप, अब हम जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा के दो रूप हैं, भाषा के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपने विचारों को सुनकर या अपने मन के भाव को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर समझते हैं। तो वो क्या है? मौखिक भाषा होती है कि जो कोई बात हमें बोलकर बता देता है और हम सुन लेते हैं उसकी बात, तो वो मौखिक भाषा में आ जाती है। और दूसरी भाषा क्या है? लिखित भाषा, जिसे हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। जैसे हम पत्र वगैरह लिखकर किसी को भेजते हैं तो वो क्या है? लिखित भाषा में आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं मौखिक भाषा की परिभाषा। यह भाषा का मूल रूप है जिसमें मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं। भाषण और वार्तालाप भाषा के मौखिक रूप है। अब उन्होंने बता दिया कि जब मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं, वो क्या है? मौखिक भाषा है। जब कोई भाषण दे रहा होता है या कोई बातचीत कर रहा होता है, गप्पे मार रहा होता है, तो वो सब क्या है? मौखिक भाषा के रूप है। अगला देखिए, लिखित भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं। जब मन के भाव का अर्थ है अर्थात कि हमारे मन में कुछ विचार आते हैं, उनको हम अपनी डायरी पर या पत्र के रास्ते हम लिख लेते हैं और वह हम पढ़कर समझे जाते हैं, और जिन्हें पढ़कर समझा जाता है वो पत्र हम किसी को भेज देते हैं या हमारी कोई डायरी पढ़ता है, तो वो सब क्या है? लिखित भाषा के रूप है। भाषा के लिखित रूप की सहायता से हम प्रस्तुत पुस्तक को पढ़ रहे हैं। अब हम जो हमारी पुस्तक है उसको हम लिखित रूप के रूप से ही पढ़ रहे हैं। भाषा का यह लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नंबर 1, यह भाषा का निश्चित और स्थायी रूप है। नंबर 2, यह भाषा को सुरक्षित रखता है और ज्ञान विज्ञान को भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। यह भाषा को मानकता भी प्रदान करता है। अब यह भाषा का जो है, कहते हैं कि भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। जो लिखित भाषा है वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो रूप होता है वह निश्चित होता है और स्थायी होता है और हस्तांतरित करता है, भाव पीढ़ी को हस्तांतरित, कि ये हाथों से हस्तलिखित है, हाथों से लिखी गई है और ये सुरक्षित रखता है, भाषा को हमेशा सुरक्षित रखता है। आगे देखते हैं। अब हम भाषा के बाद लिपि अगला पॉइंट क्या है हमारा? लिपि किसे कहते हैं? अब भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के जो अलग अलग ढंग होते हैं उसको लिपि कहते हैं। अब हिंदी की लिपि देवनागरिक है, पंजाबी की लिपि गुरमुखी है, ऐसे अलग अलग लिपियां आती हैं। अंग्रेज़ी की फ़ारसी है, तो ऐसे अलग अलग कई लिपियां आती हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं। संस्कृति, मराठी, नेपाली, इन सब की लिपि भाषाएं भी ये सब क्या हैं? देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। तो पढ़ते हैं। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है। अब इन लिपियों को लिखने के ढंग या इन लिपियों को लिखने का कोई ना कोई चिन्ह अवश्य होता है। भाषा में इन वर्णों को जो बनावट आती है, कि भाषा के इन वर्णों में जो बनावट आती है, जो बनावट होती है अर्थात उन्हें लिखने का जो ढंग है उसे लिपि कहते हैं। कि जो भी अब बनावट आती है, अब जो इनके अक्षरों को हम लिखते हैं, उन्हें जो भी उनके बनावट आती है, उनको लिखने का प्रकार हम सीखते हैं, तो वो उसी प्रकार में ही लिखे जाते हैं, उसे लिपि कहते हैं।
हिंदी की लिपि देवनागरिक है। संस्कृति, मराठी और नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। और संस्कृति, मराठी, नेपाली भाषाएं भी सब किस में आती हैं? देवनागरी लिपि में ही आती हैं। और इनका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है और इस लिपि का विकास किसमें हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, लेफ़्ट टू राइट हम इसको लिखते हैं। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फ़ारसी। फ़ारसी लिपि दाईं से बाईं। अब जो फ़ारसी लिपि है वो राइट टू लेफ़्ट चलती है, राइट से लेफ़्ट जाती है की ओर लिखी जाती है। जो फ़ारसी है, उर्दू है, वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इस प्रकार अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। मातृभाषा। अब मातृभाषा क्या होती है? जो भाषा बच्चा अपने माँ से सीखता है, कि जिस भाषा को बच्चा अपनी माँ से सीखता है, वो अपनी माँ के जब उसकी माँ बोलती है वह बोलता है, छोटा होता है और जैसे जैसे उसकी माँ बोलती है वैसे वैसे वह बोलता है, तो वो क्या है? मातृभाषा। कि जिस प्रकार बच्चा जिस परिवार में पलता है और बड़ा होता है, उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा बच्चा सबसे पहले सीखता है। वह भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा की। वह उसकी माँ की भाषा है, माँ बोली है, वह क्या होती है? मातृभाषा कहलाती है। उसके बाद अगला आ जाता है राजभाषा। अब राजभाषा क्या है? भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो कि 14 सितंबर को क्या होता है? हिंदी दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। इस दिन हमारे संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा का रूप दिया था, राजभाषा घोषित किया था। हिंदी की उपयोगिता। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की सदस्य है। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि स्वप्नों में गुजराती हुई हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी का विकास अनेक रूप में हो रहा है। कि हिंदी का जो विकास है, उसकी जो उन्नति है, अनेक रूपों से हो रही है। यह सामान्य प्रयोग की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। हिंदी अपने देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। अब जो हिंदी है वो देश में प्रथम फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जा रही है। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के दोनों रूपों में पढ़ाई जा रही है। यह विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। कि ये पूरे संसार में जिसे सबसे अधिक बोला जाता है, यह तीसरे नंबर पर आती है। सबसे अधिक हिंदी का ही प्रयोग हो रहा है। हिंदी भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। अब हिंदी भाषा को किन किन क्षेत्रों में बोला जाता है यह बताया गया कि उसे उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड आदि कई राज्यों में बोला हुआ है। इसका जो विस्तार है कई क्षेत्रों तक फैला हुआ है इस भाषा का। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल आदि अन्य राज्यों में भी यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। बोली। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है? बोली। भाषा का एक विस्तृत क्षेत्र
में बोली जाती है। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली विस्तृत भू क्षेत्र के किसी एक भाग में बोली जाती है। इसका लिखित रूप नहीं होता। अब बोली क्या है? भाषा के एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है कि इसका कोई लिखित रूप, बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। बोली का एक रूप थोड़ी थोड़ी दूरी तक पर बदल जाता है। अब हम अलग अलग, हमारी जो बोली है वो अगर हम थोड़े से किसी शहर में हो तो वहाँ की बोली अलग होगी, उसके साथ वाले गांव में जाएंगे वहाँ की बोली अलग हो जाएगी। ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अलग अलग गाँव की, अलग अलग शहरों की बोली अलग अलग प्रकार से बदलती जाती है। हर देश जो क्षेत्र की बोली है वो अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती, उसमें चेंजेस आती जाती हैं। खड़ी बोली ब्रज, अवधी, बुंदेली, राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, हरियाणवी, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। ये सब कौन कौन सी? ये सब हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। अवधी, बुंदेली, ब्रज, राजस्थानी आदि। इनमें लोक साहित्य की रचना भी पाई जाती है। इसमें लोक साहित्य की रचना पाई जाती है। साहित्य ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो कि ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य और पद्य की रचनाओं से लिया जाता है। अब गद्य और पद्य क्या है? गद्य जो हम गद्यांश करते हैं, पैरा आता है उसमें से हम, और पद्यांश क्या है? हम किसी कविता की जो व्याख्या करते हैं वो क्या इसमें आती है? पद्यांश में। तो उसमें ये सब आता है। गद्यांश में निबंध, अब देखो गद्यांश में क्या आते हैं? निबंध आता है, उपन्यास, कहानियाँ, लघु कथा, नाटक, एकांकी, पत्र आदि होते हैं। इन्हें साहित्य कहा जाता है। विधाता पद्य में गीत और कविताएं होती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि पद्य में गीत और कविताएं होती हैं। हिंदी साहित्य प्रयुक्त प्रत्येक विद्या में बहुत समृद्ध है। अब हिंदी साहित्य जो है हर प्रकार की विद्या में सब प्रसिद्ध है, समृद्ध है, कि यह बहुत विशाल है, बड़ा है। व्याकरण पहले भाषा प्रयोग में आती है, उसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। अब जो भाषा है पहले किस में आती है? प्रयोग में आती है। जो भाषा है कि उसे बोलकर लिखकर प्रकट किया जाता है। फिर उसका शुद्ध रूप देने के लिए, उस भाषा को सही रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। व्याकरण के 4 भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के नियमों से भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना सिखाया जाता है। इससे पता चलता है कि अगर व्याकरण के नियम जो हम सीख लेते हैं उससे भाषा का शुद्ध रूप से हम बोलना और लिखना भी सीख जाते हैं। व्याकरण के नियमों से अनुशासित भाषा ही मानक भाषा कहलाती है। अब मानक भाषा क्या कहलाती है? कि व्याकरण के नियमों से अनुशासित भाषा ही मानक भाषा कहलाती है। आगे देखिए, भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा के शुद्ध रूप का और उसका शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाता है उसको वो कौन करवाता है? शास्त्र व्याकरण कहवाता है, वह कहलाता है शास्त्र व्याकरण कहलाता है। सामान्यतः व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। अब वर्ण विचार में क्या है? वर्ण विचार देखते हैं। इसमें वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उनके उच्चारण और लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है। इसमें वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उनके उच्चारण कि कैसे हमें बोलना है, उच्चारण करना है, लिखने की विधि कि किस प्रकार हमने लिखना है, ये सब किस में आता है? किसके अंतर्गत आता है? वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। अब अगला क्या है? शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति,
बनावट और परिवर्तन आदि के विषय में विचार किया जाता है। इनमें शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, अब इसमें शब्दों के भेद आते हैं, उनकी उत्पत्ति का अर्थ है उनकी पैदा, उनकी जैसे कि वो उत्पत्ति मतलब कि ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ से पैदा हुए, बनावट, उनकी बनावट कैसे हुई, और परिवर्तन आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद का रूप ले लेते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। इनमें वाक्यों की रचना, वाक्यों के भेदों, वाक्यों का विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। व्याकरण का ज्ञान भाषा का ठीक ठाक और प्रभावशाली प्रयोग करना सिखाता है। अब व्याकरण का जो हमें ज्ञान होगा, व्याकरण की नॉलेज होगी, वो क्या सिखाएगी हमें? भाषा का ठीक ठाक और प्रभावशाली प्रयोग सिखाएगी। एक भाषा को जानने वाला व्यक्ति उस भाषा का व्याकरण जानकर उसे शीघ्रता और शुद्धता से पढ़ना लिखना सीख जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर एक भाषा को जानने, अगर वो व्यक्ति भाषा को जानता है, वह भाषा के व्याकरण को जानकर और भाषा के व्याकरण को जानकर उसे शीघ्रता से, जल्दी से, उसे शुद्धता से और जल्दी से और अच्छे ढंग से पढ़ना लिखना सीख जाएगा। धन्यवाद। इसके बाद बच्चों हम अपना अभ्यास करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।